प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो आज इस सेशन में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था, कब उसका स्थापना हुआ, मुख्यालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। तो सब चीजें आज हम विस्तार से समझेंगे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या कर्तव्य है, क्या उनकी सीमाएं हैं, तो सब चीजों को आज हम देखेंगे दोस्तों। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो अब यहाँ पर मानवाधिकार क्या होता है ये आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तो मानवाधिकार क्या होते हैं? मानवाधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिसे किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। अर्थात ये जो अधिकार होते हैं किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। तो जन्म से जो प्राप्त अधिकार है मानवाधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकार के अंतर्गत जैसे आप स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, जीवन का जो अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जो अधिकार होते हैं क्या है, वह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। उनमें बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं जिससे किसी व्यक्ति का विकास, उसके जीवन का जो संपूर्ण विकास सही ढंग से हो सके, वो सब उनसे रिलेटेड जो बातें हैं, उनसे रिलेटेड जो अधिकार है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सब जो है वह मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो जो मानव अधिकार की जो संकल्पना है वो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन उसको जो है एक वर्ल्ड लेवल पे जो है एक आइडेंटिटी स्पेशली मिला। वह देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को एक सार्वभौमिक मानव अधिकारों पर एक सार्वभौमिक घोषणा किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र के जो लोग हैं वे यह विश्वास करते हैं कि कुछ मानव अधिकार ऐसे होते हैं जिसे कभी छीना नहीं जा सकता है। कुछ मानव अधिकार ऐसे होते हैं जिसे कभी छीना नहीं जा सकता है। यह मानव की गरिमा के लिए जरूरी है, स्त्री पुरुष से व अन्य लिंग के समुदायों की समानता के लिए जरूरी है। तो ये सब चीजें हम बात विस्तार से करेंगे। तो देख लेते हैं पहले इसकी जो पृष्ठभूमि को। तो पृष्ठभूमि में अगर आए हम तो यहाँ पर देखिए मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 10 दिसंबर 1948 में यह घोषणा किया जाता है कि कुछ मानव जो अधिकार ऐसे मानव अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता है, समानता है, ये जो है व्यक्ति को क्या है, उसको जीवन में जो है जो बुनियादी सुविधाएं प्राप्त होना है, इन सब चीजों की बात की गई है। जो व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, मानव की जो गरिमा की बात की गई है, इन सब चीजों को हम देखेंगे दोस्तों। तो जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है वह आता है मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहली बार जो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है 10 दिसंबर 1948। अब देखिए दोस्तों, जो मान लीजिए स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता समानता, स्वतंत्रता समानता मानव की गरिमा के लिए जो जरूरी है, मानव की गरिमा, मानव की गरिमा, मानव की गरिमा, ठीक है। तो जो सार्वभौमिक जो मानवाधिकार ऐसे मानवाधिकार होते हैं, ये किसी राजनीतिक सीमाओं में या भौगोलिक सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। जो सार्वभौमिक मानवाधिकार होते हैं वह प्रत्येक व्यक्ति को जो है कहीं भी धरती में कहीं भी वो स्थित है मानव, तो उसको जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, उसको जो मानवीय जीवन जीने के लिए, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए, उसके विकास के लिए जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं वे उसे प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो मानव की गरिमा, यहाँ पर बहुत महत्व दिया जाता है मानव की गरिमा का। जो जीवन वो जी रहा है एक मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना है। स्त्री पुरुष को समान रूप से वो अधिकार मिले हुए होने चाहिए। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, जो बुनियादी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, जो बुनियादी सुविधा है, सुविधा, जो बुनियादी सुविधा है, बुनियादी जो बेसिक नीड्स है किसी व्यक्ति का, बुनियादी सुविधा, बुनियादी सुविधा। तो हम लोगों ने दोस्तों ये देख लिया कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 10 दिसंबर 1948 को घोषित किया जाता है।
और ये कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के लोग जो हैं यह विश्वास करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के लोग क्या विश्वास करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के लोग जो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का क्या है, सार्वभौमिक घोषणा यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया जाता है। मानव अधिकारों की मानव अधिकारों की मानव अधिकारों की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानव अधिकारों की जो है सार्वभौमिक घोषणा क्या है, 10 दिसंबर 1948 को किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में क्या, यूएन चार्टर में क्या विश्वास करते हैं, मतलब जो यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर के प्रति क्या की प्रतिबद्धता है कि नहीं है, तो यूएन चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता, यूएन चार्टर के प्रति क्या है, प्रतिबद्धता, यूएन चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता। और संयुक्त राष्ट्र के लोग जो होते हैं, संयुक्त राष्ट्र के लोग विश्वास करते हैं, संयुक्त राष्ट्र को लोग किस चीज में विश्वास करते हैं कि कुछ मानव अधिकार ऐसे होते हैं जिसे कभी छीना नहीं जा सकता है। तो वह जो मानव अधिकार क्या है, कुछ मानव अधिकार ऐसे होते हैं जिसे कभी भी आप छीन नहीं सकते हैं। जो कुछ मानव अधिकार जो हैं उसे कभी छीना नहीं जा सकता। ये क्या है, ये मानवीय गरिमा के लिए, मानव की गरिमा के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। मानव की गरिमा के लिए, मानव की गरिमा के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। और स्त्री पुरुष सभी को क्या है, समान रूप से उपलब्ध है। तो यहाँ पर चीजें ये है, तो इसके लिए देखते हैं तो ये दो चीजें बहुत मायने रखती है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता है और जो समानता है, स्वतंत्रता और समानता। व्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी व्यक्ति को आप कैद में रखे हुए हैं या बंधन में बांधे रखे हैं, तो इन सब चीजों से क्या पूरी तरीके से व्यक्ति की आजादी की बात की जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। उसको ये चीज समानता की बात है आपके पास, व्यक्ति को जो है, जो सामाजिक है, आर्थिक, राजनीतिक जो समानता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो चीजें यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ पर सार्वभौमिक घोषणा, तो मानव अधिकारों पे जो सार्वभौमिक घोषणा किया जाता है, जो सार्वभौमिक घोषणा कैसी घोषणा होती है, तो सार्वभौमिक का मतलब है कि ये किसी देश की राजनीति या भौगोलिक सीमाओं से बाधा नहीं है। यह भारत में हो या किसी भी देश में, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप में किसी देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, मतलब पूरे पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी देश पे अगर कोई व्यक्ति है, मानव है, तो वह उसको जो है सभी को बिना किसी भेदभाव के मानव होने के नाते हुए अधिकार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सार्वभौमिक मानव अधिकार कहा जाता है। ठीक है, उसमें जो स्वतंत्रता और समानता का बहुत महत्व है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए जिससे कि वो अपना विकास कर सके, अपने विकास के अवसर को प्राप्त कर सके। समानता होनी चाहिए, उसको अवसरों की समानता, उसको शिक्षा की समानता है, उसको रोजगार की समानता है, ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए। मतलब बिना किसी कारण के भेदभाव नहीं होनी चाहिए। उसकी स्वतंत्रता में जो कानूनी है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसके खिलाफ आप अंकुश लगा सकते हैं। आप उस तरीके से जबरदस्ती या बिना किसी कारण की उसकी स्वतंत्रता को आप बाधित नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों की बात की गई है दोस्तों। बैकग्राउंड में यही था कि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की जाती है। यूएन चार्टर, वे देश मतलब जो यूएन के सदस्य हैं या बनने वाले हैं, जो यूएन के चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट रखते हैं, वह संयुक्त राष्ट्र के लोग हैं। और वे इस चीज में विश्वास करते हैं कि कुछ मानव अधिकार ऐसे होते हैं
जिसे कभी भी छीना नहीं जा सकता है। वह मानवाधिकार क्या है, मानव की गरिमा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। वह स्त्री पुरुष सभी के लिए क्या है, समान रूप से क्या है, उपलब्ध है। स्त्री पुरुष सभी को क्या है, समान रूप से क्या है, उपलब्ध है। सभी मानव को क्या है, उपलब्ध है। सभी मानव को, सभी मानव के यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर किसी भी आपको जेंडर को, यहाँ पर मेल है, फीमेल है, या किसी और मान लीजिए किसी समुदाय के हैं, मान लीजिए एलजीबीटी, किसी भी समुदाय के, तो आप मानव होने के नाते जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, तो वहां पर इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपने मेन पर्पज पे। मेन पर्पज आपका हो गया यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हमको चर्चा करना था। तो जो मानवाधिकारों की घोषणा हुई, उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, केंद्र सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को संसद में एक्ट लाया जाता है और कानून पारित करके एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्या है, किया जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्ट कब लाया गया, 1993 में, 1993 में लाया गया। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब कर दी जाती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब कर दी गई, 12 अक्टूबर 1993 को कर दी गई, 12 अक्टूबर 1993 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में है। अब देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अभी हमने जो बताया मेन पर्पज यही है, किसी व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार हैं, जिससे कि वह व्यक्ति विकास कर सके, अपने जीवन को एक गरिमामय जीवन के साथ, गरिमामय विकास के साथ रह सके, जी सके, अपने जीवन को जो है एक जो जीवन का मूल्य है उस चीज को स्थापित कर सके। तो ये सब चीजों के लिए मानव अधिकार जरूरी है व्यक्ति को, तभी वह ऐसा कर पाएगा अपने जीवन में। तो वहां पर वही चीज जो जीवन का अधिकार है, ठीक है, जीवन के अधिकार के लिए जो चीजें जरूरी है, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बिना किसी संवैधानिक तारीखी के वजह से आप उसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। समानता का अधिकार है, उसको अवसर की समानता मिलनी चाहिए, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, जिससे कि वह अपने, कोई व्यक्ति है वह अपने जीवन के जितने उसके मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, वो सभी चीजों को क्या करे, उसमें जो अपने अच्छा परफॉर्म कर सके और उसमें अपना जो बेहतर कर सकता है उस चीज को करे। इसलिए मतलब विकास का आपको अवसर देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति है तो विकास का अवसर मिलना पड़ेगा उसको, उसको विकास का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति को क्या है, विकास का अवसर है। तो व्यक्ति को जो है विकास का अवसर तब कब मिलेगा, जब उसको हम उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को, उसके समानता के अधिकार को, उसके जीवन के अधिकार को हम संरक्षित करेंगे। अगर कहीं से उसका हनन हो रहा है तो उसको हम संरक्षण प्रदान करेंगे, उसको बहाल करेंगे। तभी कोई व्यक्ति जो है, तभी कोई व्यक्ति जो है वो अपने विकास के अवसर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जमीनी रूप से प्राप्त होना चाहिए, कहने से नहीं, जमीनी रूप से दिखना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अपने विकास के अवसर को तभी प्राप्त कर पाएगा, विकास के अवसर को प्राप्त करेगी। ठीक है, अब प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, उसके उस व्यक्ति के जो जीवन का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो समानता के अधिकार है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा, उसकी रक्षा करना पड़ेगा, उसके अधिकारों की हमको रक्षा करना पड़ेगा और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करेगा। और इसी के ध्यान में रखते हुए जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया जाता है कि कहीं भी मानवाधिकारों का अगर उल्लंघन होता है भारत में, तो उसके संदर्भ में जो है स्वतः संज्ञान लेके या कोई सुझाव देता है या कोई शिकायत दर्ज कराता है, उसके आधार पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो एक्शन ले और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या है, न्याय दिलाए। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति को आपको न्याय दिलाना है, पीड़ित व्यक्ति को जो है न्याय जो है मिलना चाहिए। ठीक है, और जब उसको न्याय मिलेगा तभी वो विकास के अवसर को प्राप्त कर पाएंगे। और जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता के अधिकार, ये सभी अधिकार मिलकर किसी व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं, व्यक्ति के मूल्य जो है वह स्थापित हो पाता है। वो जीवन के जो ध्येय है, जीवन के ध्येय को प्राप्त कर पाते हैं, जीवन के जो ध्येय है, ठीक है, उसको अपने जीवन में स्थापित कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक किसी सेशन में ये बताया। यहाँ पर देखिए पीवाईक्यू में आप देखेंगे, पीसीएस में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया। 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। कब एक्ट लाया गया था, तो कब एक्ट लाया गया था दोस्तों, तो एक्ट 1993 में लाया गया था। जिस वर्ष अधिनियम लाया गया उसी वर्ष स्थापना भी कर दिया जाता है, 12 अक्टूबर 1993 को। फिर उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। वैधानिक का मतलब जो संसद के द्वारा, जो कानून संसद में या विधायिका में जब कानून के द्वारा कोई संस्था का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैधानिक संस्था कहते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडीज कहते हैं, या इसको सांविधिक निकाय भी बोला जाता है। सांविधिक, ऐसे भी शब्द आ सकता है एग्जाम में, सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को की जाती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके लिए एक्ट 1993 में लाया जाता है, और ये चीजें हमने आपको बेसिक में बताया है। अब देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब इस पॉइंट पे हम आते हैं बाद में। चलिए देखिए, हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यहाँ पर आपको चर्चा कर दिए हैं इस चीज का। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हम अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में देखें। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, और जो सदस्य, जो मेंबर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा जो है, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। तो राष्ट्रपति ही करते हैं, एक चयन समिति के क्या है, सिफारिश पर किया जाता है। तो ये चयन समिति कौन है, तो चयन समिति में देखिए प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चयन समिति में कितने मेंबर हैं, तो 1 2 3 4 5, कितने टोटल सदस्य चयन समिति, 5 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा, 5 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश मतलब राष्ट्रपति को दिया जाता है, और राष्ट्रपति जो है ना उसको फिर अपॉइंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये याद कर लीजिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री, भारत के जो गृह मंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो इन 5 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, और सुझाव दिया जाता है कि लोकसभा, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष जो है विपक्ष के नेता है, राज्यसभा विपक्ष के नेता है, गृह मंत्री हैं, तो सभी के द्वारा जो है एक बहुमत से जो है निर्णय लेकर सुझाव राष्ट्रपति के पास दिया जाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति मतलब कर दी जाती है, सदस्यों की और अध्यक्ष की। अब यहाँ पर देखेंगे कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। मान लीजिए अगर कोई किसी का मान लीजिए 68 साल के एज है, किसी मेंबर का मान लीजिए 68 साल का एज है, तो वो 70 साल में क्या हो जाएगा, उनके रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब हुए 2 साल ही कार्यकाल पूरा कर पाए। तो ये चीज याद, तो वो अगर मान लीजिए 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर आते हैं हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना की बात। तो हमें बताया कि अध्यक्ष की नियुक्ति, जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनकी सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। अब देखिए संरचना में अगर देखेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, तो अध्यक्ष कौन बन सकता है, एक अर्हता भी तो है। क्या अर्हता है अध्यक्ष के लिए, किस व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किस व्यक्ति को मतलब अध्यक्ष के रूप में नियुक्त अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। तो अर्हता यही है कि वह उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो है सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए रिटायर्ड जस्टिस हो। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यहाँ पर इस बारीकी को ध्यान में रखिएगा। तो उच्चतम न्यायालय का
जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है वह अध्यक्ष बनने के लिए क्या है, पात्र हैं। ये चीजें। अब पूर्णकालिक सदस्य, तो इसमें हम जानते हैं दोस्तों कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5 पूर्णकालिक होते हैं। 5 पूर्णकालिक क्या है, सदस्य, 5 पूर्णकालिक मेंबर होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब दोस्तों देखिए 5 पूर्णकालिक जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति किस तरीके से किया जाएगा, देखिए एक कौन होंगे, उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। एक क्या होंगे, एक तो हो गए उच्चतम न्यायालय के सेवारत, या तो सेवारत मतलब कार्य कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अभी कार्य कर रहे हैं, या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, मतलब दोनों में से कोई एक हो, या तो सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। तो हाई कोर्ट के जो है सेवारत मतलब वो कार्य उनका कर रहे हैं हाई कोर्ट में, या रिटायर्ड हो गए हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। दोनों में से कोई भी एक होंगे, वो उच्च न्यायालय में के सेवारत हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, वह दूसरे व्यक्ति क्या है आपके यहाँ पर ये आ गए, ठीक है, दूसरे व्यक्ति क्या है यहाँ पर चीजें आ गए। अब देखिए यहाँ पर तो जो पूर्णकालिक सदस्य उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दूसरे नंबर में आपके आ गए उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गए। फिर उसके बाद 3 अन्य सदस्य होंगे जिसमें एक सदस्य महिला, कम से कम एक महिला होने वाली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो ये 3 अन्य सदस्य होंगे यहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों क्या होंगे 3 अन्य सदस्य, यहाँ पर लिख लीजिए 3 अन्य जो है सदस्य। तो 3 अन्य सदस्य जिसमें एक सदस्य क्या हो, महिला है, कम से कम एक महिला होनी चाहिए, 2 महिला तो और अच्छी बात है। एक सदस्य यहाँ पर, 2 यहाँ और ये 3 यहाँ पर है, तो कुल मिला के कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5 पूर्णकालिक क्या है सदस्य होते हैं। फिर डिम्ड सदस्य कितने होते हैं, तो 7 डिम्ड सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 7 7 जो होते हैं सदस्य वो क्या होते हैं, डिम्ड होते हैं, ठीक है। डिम्ड सदस्य क्या होते हैं, कितने, 7 होते हैं। डिम्ड को मानद भी कहीं हिंदी में लिखा मिल सकता है, आपको ध्यान रखिएगा, मानद। मानद सदस्य कितने होते हैं, 7। तो अगर एग्जाम में आता है कि मान ली कितने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और कितने मानद या डिम्ड सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं, 7 सदस्य जो होते हैं डिम्ड सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए डिम्ड सदस्य में कौन कौन आते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। तो पहला देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और मुख्य आयुक्त दिव्यांग जन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लिख लेते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आपको कुल मिलाकर देखिए दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष हो गए और 5 पूर्णकालिक सदस्य हो गए और डिम्ड सदस्य कितने हो गए, 7। अगर ये कहा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में कुल कितनी संख्या, कितनी संख्या हो जाएगी, 7, 5, 12 और एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं। एक क्या है, अध्यक्ष होते हैं। तो 7, 5, 12 हो गए और एक क्या हो गया, 13। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा, 7 सदस्य आपके डिम्ड हो गए, 5 सदस्य पूर्णकालिक हो गए और एक अध्यक्ष हो गया। तो अगर ऐसा कहीं प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में कुल मतलब कुल कितनी संख्या होती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 13 सदस्य। लेकिन अगर आता है कि कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने मानद डिम्ड सदस्य कौन होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जो डिम्ड सदस्य है उसको हमने बता दिया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन हो गए, ठीक है दोस्तों। अब आपको हम वहां पर पीछे जो हमने छोड़ा था वो चीज आपको बता दिया जाए। पीछे हमने यहाँ पर बता दिया कि अभी बाद में बताते हैं। देखिए ये जो मानवाधिकार परिषद है, तो जो संयुक्त राष्ट्र
के द्वारा एक मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें एक अंतर सरकारी निकाय है। क्या है? एक अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल क्या है? बॉडीज है। तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कब की जाती है? 15 मार्च 2006 को। कब की जाती है? 15 मार्च 2006 को स्थापना की जाती है। इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें कितने मेंबर हैं दोस्तों? 47 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स हैं इसमें? 47 मेंबर है। और इसमें जो है पूरे मतलब विश्व के अलग अलग जो देश है, मान लीजिए जैसे अमेरिका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से है, दक्षिण पूर्व एशिया से, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से जो अलग अलग जोन वाइज जो है यहाँ से मेंबर जो है मतलब साइकिल टर्म में क्या है? चुने जाते हैं। ठीक है, तो सदस्य जो होते हैं 47 मतलब होते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से जो है एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या है? चुने जाते हैं। अब इनका क्या है? मानवाधिकार परिषद का काम यही है कि यह पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। तो विश्व में कहीं भी अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तो वहां पर जो है कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जो और संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, उनके द्वारा जो है शीघ्र कार्रवाई की जाती है उन देश में और उन क्षेत्रों के जो प्रशासक हैं, जो वहाँ के उत्तरदायी मतलब राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनको जो है वहाँ मतलब शीघ्र ही जो है मानवाधिकारों के संरक्षण की बात और जो उल्लंघन है उसका जो है कानूनी जांच, निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा दिया जाए। तो इस चीज हमारे जैसे आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहां पर भी जो है कोई मामला आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको है। तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुआ था। इसमें कितने सदस्य हैं दोस्तों? 47 सदस्य हैं। इसका काम क्या है? यही है कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। अगर दुनिया में कहीं भी मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए जो है जो संबंधित देश है वहां जो है मानवाधिकार परिषद के द्वारा शीघ्र कार्रवाई के लिए दबाव डाला जाता है और फिर मामलों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी लाया जा सकता है। ये सब चीजें यहाँ पर है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तरीके से कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की जो फंक्शन है उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का फंक्शन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका एवं कार्य जो है, क्या भूमिका है और क्या कार्य है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका और कार्य के अंतर्गत देखेंगे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तरीके से कार्य करता है, तो किस तरीके से कार्य करते हैं यहाँ पर देखिए। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है तो वह मान लीजिए भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला है उसको जांच किस तरीके से करेगा। तो जांच के लिए वह जो केंद्रीय अधिकारी हैं, जो राज्य के अधिकारी हैं, उसके बाद जो यहाँ पर राज्य के अधिकारी हो गए और उसके अंतर्गत आप देखते हैं जो जांच एजेंसियां हैं वहां का उस क्या है प्रयोग करती है। कहने का मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास स्वयं के जो है प्रशासनिक शक्तियां नहीं है, मतलब जो अधिकारी हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत जो है उन्हीं का प्रयोग करती है। मतलब उन्हीं पे क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग डिपेंड है। फिर दूसरी चीज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है न्यायिक शक्ति भी है। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो है सिविल न्यायालय की शक्ति क्या है निहित है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या है दोस्तों बताइए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का तीसरा पॉइंट है मामला के घटित होने के, कोई मामला कोई मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो मामला के घटित होने के 1 वर्ष के भीतर के मामलों से संबंधित जो होता है जांच करने का इसको अधिकार दिया गया है। अर्थात 1 वर्ष से अधिक अगर कोई समय बीत गया मानव अधिकार के उल्लंघन से तो उन मामलों पे क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच करने का अधिकार नहीं दिया गया है। फिर आप देखते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है कोई सैन्य कर्मियों के द्वारा कोई उल्लंघन किया जाता है या सशस्त्र सेना के द्वारा कोई मान लीजिए मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है,
जांच तभी कर सकते हैं जब केंद्र सरकार से, भारत सरकार से अनुमति लेंगे, तो एक परमिशन मिलने के बाद ही जो है सैन्य कर्मियों पे भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जांच किया जा सकता है। इन सब पॉइंटों को हम समझ लेते हैं दोस्तों। देखो, तो पहला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत क्या शक्तियां हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां क्या है, नहीं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्ति निहित, सिविल न्यायालय की शक्ति, निहित, सिविल न्यायालय की क्या शक्ति निहित। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमने लिख लिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत किस प्रकार का शक्ति निहित है, सिविल न्यायालय। जो सिविल न्यायालय की शक्ति होती है वही शक्ति क्या है, निहित है। दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे आप, ये अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, मानवाधिकारों के उल्लंघन, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों एवं जांच एजेंसियों के प्रयोग का अधिकार है, एवं जांच एजेंसियों के प्रयोग का क्या है, अधिकार है। दोस्तों हमने देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका व कार्यप्रणाली के अंतर्गत, तो पहला यही कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत सिविल न्यायालय की क्या है, शक्ति निहित है। मतलब सिविल न्यायालय की शक्ति जो है इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, एक न्यायिक मतलब निकाय के अंतर्गत है, क्या है उसके अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निहित है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों जांच एजेंसियों के प्रयोग का अधिकार है। मतलब मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है, क्योंकि खुद के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास स्वयं के पास कोई प्रशासनिक अधिकारी या जांच एजेंसियां नहीं है, वह केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसियां है, राज्य सरकार की जो जांच एजेंसियां है, उनके अधिकारी पे क्या है, उनकी पुलिस व्यवस्था पे क्या है, पूरी तरह से जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पे है डिपेंड है। ये चीजें हमने यहाँ पर देखा। फिर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है, मामलों के घटित होने के 1 वर्ष के भीतर, मामलों के घटित होने के 1 वर्ष के भीतर के मामलों के जांच का अधिकार है। क्या है, जांच का अधिकार है। इसका मतलब मामला मान लीजिए कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन हो गया, मान लीजिए मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया, मानवाधिकारों का क्या है, उल्लंघन हो गया, मानवाधिकारों को कहीं उल्लंघन हो गया है, तो वो ऐसे उल्लंघन की घटना मामलों के घटित होने के मतलब मान लीजिए भारत में या कहीं राज्य में भारत के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो गया, तो ऐसी घटना की घटित होने के 1 वर्ष के भीतर के मामले की जांच का अधिकार किसके पास है, जांच का अधिकार है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास। लेकिन 1 वर्ष के बाद रिपोर्ट करने पे
एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद रिपोर्ट करने के बाद, एक वर्ष के बाद रिपोर्ट करने पर, एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद रिपोर्ट करने पर मानव अधिकारों, मानव अधिकारों, मानव अधिकारों के, मानव अधिकारों के उल्लंघन के जांच का अधिकार नहीं, के जांच का अधिकार नहीं, जांच का अधिकार नहीं। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि मतलब अगर कोई मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई घटना हो जाती है तो घटना के घटित होने के एक वर्ष के भीतर के मामलों की जांच करने का अधिकार है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। लेकिन यदि एक वर्ष के बाद रिपोर्ट, मान लो कोई उल्लंघन हो गया मानव अधिकारों का और एक वर्ष के बाद उस घटना का लेके जाते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास, तो जो है उन मामलों को जो है सुना नहीं जाएगा, उन मामलों को जो है जांच के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। इस बारीकी को आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में जो है आ जाए। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बात कर रहे थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। प्यारे दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जो है वह एक वर्ष के भीतर घटित मामलों को ही जांच करने का अधिकार दिया गया है। एक वर्ष के बाद की घटनाओं को अगर उल्लंघन होता है, एक वर्ष के बाद आप जाते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास, तो ऐसे मामलों को सुनवाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है चीजें आपका जो सशस्त्र है, मान लीजिए सशस्त्र एवं सैन्य, सशस्त्र एवं सैन्य कर्मियों के द्वारा, सशस्त्र एवं सैन्य कर्मियों के द्वारा हुए मानवाधिकारों की सशस्त्र एवं सैन्य कर्मियों के द्वारा हुए मानवाधिकारों के, मानवाधिकारों के, मानवाधिकारों की उल्लंघन, उल्लंघन की जांच के लिए प्रतिबंधित किया गया। उल्लंघन की जांच के लिए, उल्लंघन की जांच के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, प्रतिबंधित किया गया है। यदि कहीं सेना के द्वारा, किसी सैन्य कर्मी, सशस्त्र सेना के द्वारा अगर कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रतिबंधित किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार से क्या है, पूर्व अनुमति लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। अब देखिए, अभी जो कार्य और भूमिका हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ा है, यही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है पूरी तरीके से स्वायत्त नहीं है, इसकी कार्यप्रणाली में बाधाएं उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यायिक शक्ति या सिविल न्यायालय की भूमिका की शक्ति है, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो ठीक है, बहुत कोई बात नहीं। फिर उसको मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों एवं जांच एजेंसियों के प्रयोग का अधिकार है। तो ये है कि अपने जांच के लिए इनके पास कोई स्वतंत्र जो है व्यवस्था नहीं है। ये जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारियों, जांच एजेंसियों पे क्या है, निर्भर है। इसलिए भी क्या है, थोड़ी सी जांच में जो है दिक्कतें आती हैं। अगर खुद का इनके पास प्रशासन के अधिकारी होते हैं तो इनमें और जो है समय पे चीजें समाधान होता। तो ये चीजें अब इसको जो है क्या क्या दिक्कतें आती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, इनकी जो कार्यप्रणाली है उसी में जो है कमियां भी छिपी हुई है। तो आप यहाँ से ऐसे भी करके समझ सकते हैं दोस्तों।
फिर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो मामलों की मतलब सबसे यही देखिए, मामलों के घटित, अगर कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो क्यों घटित होने के 1 वर्ष के भीतर के मामलों की जांच का अधिकार है। लेकिन अगर मामला घटित हुए 1 वर्ष से अधिक बीत गया है, अगर मामला घटित हुए क्या है 1 वर्ष से क्या है दोस्तों अधिक बीत गया है, अगर मामलों के घटित हुए मानी कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ और घटना के 1 साल से अधिक हो गए, 1 वर्ष से अधिक बीत गया है, तब भी वह क्या है न्यायालय मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है जांच नहीं कर पाएगी। ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित जो सीमाएं आ जाती है, ये चीजें आपके यहाँ पर है। फिर उसके बाद हमने अगला पॉइंट देखा कि सशस्त्र एवं सैन्य कर्मियों के द्वारा हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अगर जांच करना है तो आपको पहले क्या है केंद्र सरकार से क्या है अनुमति लेना पड़ेगा, पूर्व अनुमति लेना पड़ता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसीलिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो कार्य प्रणाली है प्रभावित होती है। ये चीज आपको थोड़ा मेरे से पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था समझना, ठीक है दोस्तों। फिर हमने आते हैं शुरू में हम क्या पढ़ रहे थे इस समय, हमने यहाँ पर देख लिया जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूरी तरह से। अब यहाँ पर आपको ये बोलता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगर चेयरमैन है तो हम लोग देख लेते हैं, ये चीज आपने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर आपने देख लिया। देखिए अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में चेयरमैन क्या है विजया भारती सयानी है। कौन है विजया भारती सयानी, एक कार्यवाहक है, कार्यवाहक कार्यवाहक अध्यक्ष है, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है विजया भारती सयानी, विजया भारती सयानी। विजया भारती सयानी जो वर्तमान में एक कब से है 2 जून 2024 से, 2 जून 2024 से 2 जून 2024 से उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है विजया भारती सयानी। इससे पूर्व कौन थे अरुण कुमार मिश्रा, कौन थे इससे पूर्व अध्यक्ष कौन थे इससे पहले कौन थे अरुण कुमार मिश्रा थे, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रहना है, एग्जाम में आ सकता है यहाँ से प्रश्न कि कार्यवाहक अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया 2 जून 2024 को, तो कौन विजया भारती सयानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष है। और उसके बाद पूर्व अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो उससे पहले कौन थे अरुण कुमार मिश्रा जी थे, ठीक है। और यहाँ पर विजया भारती सयानी जो है कार्यवाहक अध्यक्ष इनको चुना गया है। और उसके बाद देखिए दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा इस सेशन में, आपको जल्दी से समराइज कर देते हैं। देखिए हमने बात किया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। वैधानिक इसलिए क्योंकि संसद में कानून लाके एक्ट के माध्यम से कानून लाया गया, इस वजह से यह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक संस्था है। क्या है इसको संवैधानिक निकाय भी बोला जाता है, ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होता है 12 अक्टूबर 1993 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय आपका कहाँ है नई दिल्ली में है। फिर देखिए ये मतलब किन मूल्यों को स्थापित करना चाहता है कि मूल्य यही है कि व्यक्ति के विकास के अवसर प्राप्त कर सके, व्यक्ति अपने जीवन के मूल्यों को स्थापित कर सके, है उसके अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सके। तो जो एक मौलिक जो मूलभूत है जो अधिकार है, मूलभूत जैसे हमारे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार है, तो ये सब चीजों के क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है रक्षा करता है। और क्या है प्रहरी के रूप में कार्य करता है, मतलब उनकी देखभाल करता है कि कहीं मानवाधिकारों का किसी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। स्वतः संज्ञान के माध्यम से स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, स्वतः संज्ञान के माध्यम से या शिकायत प्राप्त होने पर स्वतः संज्ञान के माध्यम से या जब शिकायत प्राप्त होगा उसके माध्यम से ये कार्रवाई करते हैं, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पर देखा। फिर हमने बात किया है कि जो मानवाधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लाया जाता है यूएन। तो यूएन में जो है आता है यहाँ पर सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को मानव की गरिमा के लिए
स्त्री पुरुष के जो समानता के लिए जरूरी है कि जो स्वतंत्रता समानता है, जो बुनियादी सुविधाएं व्यक्ति को क्या है मिलना चाहिए, मानव को मिलना चाहिए, मानव होने के नाते जो मौलिक जो अधिकार मिलते हैं वे कभी भी नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि वो मानवीय गरिमा के लिए क्या है अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो इस चीज यहाँ पर हमने देखा। फिर यहाँ पर हमने देखा दोस्तों, जो मानवाधिकार परिषद की स्थापना यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया जाता है। यह क्या एक अंतर सरकारी निकाय है। स्थापना 15 मार्च 2006 को होता है। सदस्य कितने होते हैं? 47 मेंबर्स होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। और यह क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी कोई बात आ सकता है मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित। ये सब पूरा व्यवस्था हमने देखा। फिर उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पर सार्वभौमिक घोषणा के बारे में विस्तार से समझे थे। आप यहाँ पर वीडियो देख के समझ सकते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हमने बात किया। कार्यवाहक अध्यक्ष विजय भारती सयानी है इस समय वर्तमान में 2 जून 2024 को। इससे पहले कौन अध्यक्ष थे? अरुण कुमार मिश्रा, ये रिटायर हो चुके हैं। ये चीज आप देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अब तक 2 बार ही संशोधन हुआ। ये भी आ सकता है प्रश्न। एक बार 2006 में संशोधन हुआ, एक बार कब हुआ? 2006 में संशोधन हुआ। और एक बार कब संशोधन किया गया? 2019 में। 2019 में संशोधन हुआ। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो जब से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है 12 अक्टूबर 1993 से, तब से 2 बार संशोधन किया गया। एक बार 2006 में संशोधन हुआ है और एक बार संशोधन कब हुआ? 2019 में संशोधन हुआ। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर आप देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा कैसे करेंगे? एक चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं? एक 5 सदस्यीय जो चयन समिति होती है, जिसमें प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, भारत की गृह मंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। इनके बहुमत के द्वारा जो है नाम सिफारिश भेजा जाता है राष्ट्रपति को और इनके द्वारा जो अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल जो है 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आएंगे आपको। फिर आप देखेंगे संरचना, स्ट्रक्चर की हमने बात किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर में जब हमने देखा कि अध्यक्ष चेयरमैन कौन नियुक्त होगा? एक व्यक्ति चेयरमैन होगा, एक अध्यक्ष होंगे। कौन हो सकते हैं? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इस दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। फिर पूर्णकालिक सदस्य, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य में कौन कौन है? एक उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। फिर दूसरा उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। फिर 3 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य हो। ठीक, अब एक कौन होंगे? 3 सदस्य जिसको राष्ट्रीय मानवाधिकारों के बारे में, मानव से संबंधित मानव समुदाय के बारे में जो है व्यापक अनुभव हो, विषय विशेषज्ञ हो। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ से होना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे डिम्ड सदस्य कितने हैं। तो डिम्ड जो सदस्य हैं, 7 डिम्ड सदस्य हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितनी संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 7, 5, 12 और 13। कुल कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 13 हो जाएगा। तो उसके बाद हमने देखा डिम्ड सदस्य में कौन कौन है। तो डिम्ड सदस्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के जो हेड होंगे वो जो है डिम्ड सदस्य के रूप में रहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो भूमिका है और कार्यप्रणाली के बारे में हमने अध्ययन किया। यहाँ पर ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास किस प्रकार की शक्ति है? सिविल न्यायालय की शक्ति है। यह मानवाधिकारों को उल्लंघन की जांच के लिए जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार के जो अधिकारीगण हैं और जो जांच एजेंसियों का प्रयोग करने का अधिकार इनको दिया गया है। फिर उसको हमने देखा मामलों के घटित होने के 1 वर्ष के भीतर, ये चीज ध्यान रखें, 1 वर्ष के भीतर के मामलों की जांच करने का इनको अधिकार है। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई घटना घटित हो 1 वर्ष के भीतर, ये क्या है? जांच कर सकते हैं। 1 वर्ष से अधिक हो जाएगा तो जांच करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमने वही चीज लिखा, 1 वर्ष के बाद रिपोर्ट करने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच का अधिकार नहीं है।
फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सशक्त एवं सैन्य कर्मियों के द्वारा जो सशक्त मतलब सशस्त्र जो सेना बल है सैन्य कर्मियों के द्वारा हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ये जांच तभी कर सकते हैं जब वह केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेना पड़ता है इनको जांच करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस सेशन में पूरा लगभग विस्तार से हमने देख लिया है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को लेकर। आपको ये वीडियो आप कई बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो यहाँ से प्रश्न जो है PYQ आने की बहुत संभावना है PCS में। ठीक है दोस्तों, आते हैं फिर मिलते हैं, धन्यवाद।